हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। और आज हम जैसे कि रोज़ हम करते ही हैं PYQ UGC नेट एजुकेशन के PYQ करते ही हैं, उसी श्रृंखला में 41 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस हैव बीन सर्व्ड बाय फैमिली एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवार निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है। एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवार निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है। जिस परिवार में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, तो हमारे किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो कुछ उद्देश्य दिए गए हैं, उनमें से हमें सही छाटनी है। इट सोशलाइज चिल्ड्रन, इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल एंड इमोशनल सपोर्ट। सी, इट एस्टेब्लिश ए गोल ऑफ सोशल इक्वलिटी, इट रेगुलेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट प्रोवाइड्स इट्स मेंबर विद ए सोशल आइडेंटिटी, है ना। तो ये तो सीधा सही क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आप कर ही देंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका सही आंसर है A, B, D और E। C इसमें एलिमिनेट हो जाएगा। C इसका एलिमिनेट होगा, है ना। ऑप्शन बाकी सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये बच्चों का सामाजिकरण भी करता है परिवार। फिर दूसरा क्या है, ये अपने सदस्यों को व्यवहारिक एवं भावनात्मक समर्थन करता है। हमारे पेरेंट्स करते ही हैं भावनात्मक हमारा विकास, है ना। फिर इट रेगुलेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम माता पिता बनते हैं, है ना, माता पिता बनते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। इट प्रोवाइड्स इट्स मेंबर, यह अपने सदस्यों का एक सामाजिक पहचान प्रदान करता है ना। सामाजिक प्रतिष्ठा या सामाजिक पहचान होती है ना हमारी, जो परिवार में रहते हैं जब हम, कि ये उनका परिवार है, ये उनका परिवार है, सामाजिक पहचान मिलती है, ठीक है। इस 42 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन से स्टेटमेंट सही है। स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम कम्स अंडर मेटाफिजिक्स। स्वतंत्रता की समस्या का अध्ययन तत्व मीमांसा के अंतर्गत आता है। स्टडी ऑफ एम्पायरिसिज्म कम्स अंडर एपिस्टेमोलॉजी। अनुभववाद का अध्ययन ज्ञान मीमांसा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। सी है इंडक्शन मेथड फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ लॉजिक। आगमन पद्धति शास्त्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है आगमन पद्धति। फिर डी है ए प्रायर नॉलेज फॉल्स अंडर एक्जियोलॉजी। फिर है ई कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड फॉल्स अंडर एपिस्टेमोलॉजी। तो स्टूडेंट्स ये कितने हो गए ऑप्शन, ए 1 2 3 4 5 ऑप्शंस हो गए हैं। तो 5 ऑप्शंस में से कौन सा सही है स्टूडेंट्स। सही है हमारा A, B और C। क्यों है, अब ये देख लीजिए। स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम कम्स अंडर मेटाफिजिक्स। स्वतंत्रता की समस्या का अध्ययन तत्व मीमांसा के अंदर आता है ना। तत्व मीमांसा के अंदर आता है ना स्वतंत्रता की समस्या। और जो एम्पायरिसिज्म है ये आता है एपिस्टेमोलॉजी के अंदर। इंडक्शन आपको सबको पता है, तर्कशास्त्र क्या होता है सबको ही पता है। तर्कशास्त्र की जो है किसके अंतर्गत आता है, आगमन पत्ती, सबको पता है आगमन निगमन तर्कशास्त्र की पत्तियां होती हैं, है ना। और अनुभववाद जो है ज्ञान को बढ़ाने वाला एक वो है ना अनुभववाद। रिसर्च में भी अनुभव है, एम्पायरिसिज्म रिसर्च है। तो अनुभववाद कौन सा है, अनुभववाद जो है उसके अंतर्गत आता है ना, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। कुछ कथन दे रखे हैं, यानी कि 5 कथन हमारे पास हैं, उनमें से कौन से सत्य हैं, उनमें से हमें बताना है। तो सांख्य मीन्स द फिलोसफी ऑफ राइट नॉलेज, बिल्कुल सही है। बी है सांख्य इज ए प्लूरलिस्टिक स्पिरिचुअलिज्म एंड एन अनकॉम्प्रोमाइजिंग ड्वेलिज्म। यानी कि सांख्य अनेकवादी अध्यात्मवाद एवं एक निर्विवाद द्वैत है। ये भी सही है, पुरुष और प्रकृति 2 हैं इसमें। सांख्याचार्य रिगार्ड सांख्य एज ए मेन अपोनेंट ऑफ वेदांता। ये भी सही है ना। इसका हिंदी में है शंकराचार्य ने सांख्य को वेदांत का मुख्य विपक्षी कहा है, क्योंकि ये मानते हैं कि द्वैत, सांख्य जो दर्शन है मानता है कि द्वैत है, पुरुष प्रकृति का वह से बनता है, जो ब्रह्मांड में होते हैं
और ये मानते हैं, ये मतलब ये जो है वेदांत मानते हैं कि जो है वो वेदांत ये मानते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म एक ही है वो सत्ता जो है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यशपाल कमेटी रिपोर्ट्स 2009 एडवोकेट्स फॉर। यशपाल समिति का प्रतिवेदन ने निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की है? मानद विश्वविद्यालयों की प्रचुरता, उच्चतर शिक्षा के निजीकरण को प्रोत्साहन, है ना, पाठ्यचर्या सुधार, आईआईटी और आईआईएम की पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता, या फिर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना। बताइए स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन है प्रोलिफरेशन ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, मानद विश्वविद्यालयों की प्रचुरता की संख्याएं बढ़ाना, उच्चतर शिक्षा के निजीकरण को प्रोत्साहन, है ना, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, करिकुलम रिफॉर्म्स, फुल फ्लैज्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस टू आईआईटी आईआईएम, या फिर ये है ई एस्टेब्लिशिंग नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन। आपको चुनने हैं इनमें से, पांचों में से चुनने हैं। तो इसका जो आंसर है वो है सी, डी और ई। सी पाठ्यचर्या में सुधार, करिकुलम किसने? यशपाल समिति का प्रतिवेदन 2009 का। ठीक है, क्या है इसमें? करिकुलम रिफॉर्म। फिर है ई एस्टेब्लिशमेंट नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन, है ना। फिर है डी आईआईटी वाला, फिर है ये फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी स्टेटस टू आईआईटी आईआईएम। ये क्वेश्चन का ये जो है हमारा ऑप्शन सी, डी और ई ये सही है। द कोठारी कमीशन रिकमेंडेड, कोठारी आयोग के निम्न अनुशंसाएं दी। कौन सी अनुशंसाएं दी? रिकमेंडेशन दी। पार्ट टाइम एंड कोरस्पोंडेंस कोर्स शुड बी डिस्करेज्ड एट यूनिवर्सिटी स्टेज। विश्वविद्यालय के स्तर पर अंशकालिक और पत्राचार पाठ्यक्रम को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, ये किया। साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च शुड रिसीव हाई प्रायोरिटी, विज्ञान की शिक्षा और शोध की को उच्च प्राथमिकता दी जाए। विद्यालय संकुल की स्थापना की जाए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, कोठारी कमीशन की बात चल रही है स्टूडेंट्स। सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी लार्जली वोकेशनलाइज्ड। ई इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स यूज ऑफ हिंदी शुड बी डिस्करेज्ड, या हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का प्रयोग हतोत्साहित किया जाना चाहिए। इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन या कौन से ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स? तो ये पहला ऑप्शन कौन सा स्टूडेंट सही है? बी ऑप्शन सही है। बी, सी और डी। बी कौन सा है? साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च शुड रिसीव हाई प्रायोरिटी, कोठारी कमीशन में कहा गया था। और कोठारी कमीशन में कहा गया था। फिर है सी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। फिर है डी सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी लार्जली वोकेशनलाइज्ड, माध्यमिक शिक्षा को अधिकतम संभव क्या करना चाहिए स्तर पर, अधिकतम संभव स्तर पर क्या करना चाहिए? व्यवसायीकृत किया जाना चाहिए। तो ये है इसके स्टूडेंट्स सही आंसर। अब परामर्श क्या नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श क्या नहीं है। काउंसलिंग से क्वेश्चन आ गया। काउंसलिंग है ना, काउंसलिंग का यूनिट में से एक टॉपिक है काउंसलिंग। तो इसमें आ गया है कि उसमें है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, थर्ड यूनिट में, ठीक है। गिविंग इंफॉर्मेशन, ए। बी गिविंग सजेशंस, 2। 3 इन्फ्लुएंसिंग क्लाइंट्स वैल्यू एटीट्यूड बिलीव्स, या फिर ब्रिंगिंग वॉल्यूंटरी चेंज, गिविंग वार्म टू क्लाइंट। तो कौन सी काउंसलिंग की क्या नहीं है? इन तीनों में से कौन सी काउंसलिंग की विशेषताएं नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो वो है गिविंग इंफॉर्मेशन, गिविंग सजेशन, इन्फ्लुएंसिंग क्लाइंट्स वैल्यू एटीट्यूड बिलीव्स। क्योंकि केवल सूचना देना ही तो नहीं होता ना, उससे तो बातचीत की जाती है। जो क्लाइंट सामने बैठा हुआ होता है उससे काउंसलर जो है बातचीत करता है, उसके मन की बात को बाहर निकालता है ना। तो वो केवल सूचना तो नहीं देता कि तुम्हें ये करना है, उनसे पूछता भी है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, समस्या पूछते हैं ना पहले, तो सूचना तो नहीं देते। फिर बी में सुझाव देना, है ना, किसी ये मतलब उसके साथ मिलजुल के प्रॉब्लम को खोजते हैं और फिर उसको सॉल्यूशन निकालते हैं। केवल सुझाव नहीं देते कि तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना, ठीक है। मिलजुल कर करते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। वो ये नहीं करते, सुझाव नहीं देते, है ना, सुझाव नहीं देते उसको। फिर है इन्फ्लुएंसिंग क्लाइंट्स वैल्यू एटीट्यूड,
ग्राहक के मूल्यों, मनोवृत्ति और विश्वासों को प्रभावित करते हैं, इसको भी नहीं करते। तो ये तीनों ही जो है गिव इन्फॉर्मेशन, गिव सजेशन भी नहीं देते हैं, है ना, कि तुम ये कर लेना, वो कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों ही गलत हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही, जो इसका ऑप्शन सही है वो है ए, बी और सी। तो क्रिएटिव पीपल्स 47 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्रिएटिव पीपल्स आर एट हायर रिस्क ऑफ, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनके लिए हायर रिस्क क्या होता है? क्रिएटिव बच्चे तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन एक ऐसी भी अवस्था होती है कि जब उन्हें हायर रिस्क पर होते हैं, ऐसी कंडीशन भी आती है। तो कंडीशन कौन सी होती है? एक्सप्लॉयटेशन होता है उनका, या फिर असंलग्नता होती है, इग्नोरेंस, स्कूल ड्रॉप आउट। इनमें से कौन सी ऐसी चार, ये जो चार ऑप्शन है, कौन सी समस्या हैं? एक्सप्लॉयटेशन, डिसएंगेजमेंट, इग्नोरेंस, स्कूल ड्रॉप आउट। तो इसमें सोचने में थोड़ा समय लीजिए और बताइए कि जो सृजनशील बच्चे होते हैं, क्रिएटिव बच्चे होते हैं, वे किन समस्याओं से सामना करते हैं, किन समस्याओं का सामना करते हैं? वो हाई रिस्क किन में होता है? तो दो हैं इसमें से, तीन है इसमें से। सी इग्नोरेंस है ना, सी आंसर सही है, सी आंसर सही है। इसमें बी और डी। बी है असंलग्नता यानी कि डिसएंगेजमेंट, और डी है स्कूल ड्रॉप आउट, है ना। असंलग्नता का अर्थ पता है आपको क्या होता है? ये जो असंलग्नता होती है कि जब क्रिएटिव बच्चों को जो एक मतलब वो होती है ना, पारंपरिक जो एक क्लासरूम होता है उसमें वो अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकते, वहाँ पर उन्हें संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि वो क्रिएटिव होते हैं और वहाँ एक ही तो तरीके से पढ़ाया जाता है बच्चे, तो वहाँ सफ़र करते हैं बच्चे, ठीक है। और कुछ लोग जो है जो क्रिएटिव होते हैं वो किसी न किसी क्रिएटिव वर्क में लग जाते हैं, जैसे पेंटिंग पेंटर बन गए, या कुछ और कलात्मक कोई और प्रोफेशन अपना लिया, तो वो बीच में विद्यालय छोड़ देते हैं। द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 रिकमेंडेड द लॉन्च ऑफ centrally sponsored scheme of teacher education. Which one of the institution are the outcome of this scheme? है ना, the national policy of education 1986 recommended the launch of centrally sponsored scheme of teacher education, है ना, केंद्रीय है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स आर द आउटकम ऑफ दिस स्कीम? कौन कौन से इंस्टीट्यूट भी दे रखे हैं इसमें? 5 दे रखे हैं, उनमें से आपने बताना है कि कौन से सही हैं, है ना। डाइट है, RIES है, CTS है, IASES है, TLCS है। तो स्टूडेंट्स इनमें से सही है डाइट, CTES और IASES है। अब इनका हम फुल फॉर्म देख लेते हैं कि हमने कहीं इनका फुल फॉर्म लिखा हुआ है क्या। आप डाइट की तो आप फुल फॉर्म जानते ही हैं, है ना, डाइट का तो जानते होंगे आप फुल फॉर्म। CTS का फुल फॉर्म है कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, और IASES का इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, स्पेस एंड अर्थ साइंस, ठीक है, ये इनका फुल फॉर्म है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स, वाई इज द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स रिक्वायर्ड? प्रोफेशनल डेवलपमेंट की टीचर को क्यों ज़रूरत है, क्यों आवश्यकता है ना, क्यों चाहते हैं हम कि टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है A, C और D। मतलब पहले इसका ऑप्शन बता देती हूँ आपको। विषय के ज्ञान क्षेत्र में विस्तार हेतु, अध्यापन व्यवसाय में प्रवेश हेतु, नीति और योजनाओं को लागू करने हेतु, परिवर्तनशील शिक्षण शास्त्र के कारण, व्यक्तिगत वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। तो दो तो बिल्कुल ही सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? A, C और D। टू एक्सपेंड नहीं, जो है वाई इज द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर रिक्वायर्ड, अध्यापकों के व्यवसायिक विकास की आवश्यकता क्यों है भाई आवश्यकता है? इसलिए है कि भाई जो है टू एक्सपेंड द नॉलेज डोमेन ऑफ सब्जेक्ट्स, क्यों चाहते हैं ताकि उन्हें जो विषय से संबंधित जो है उन्हें जानकारियाँ मिले और वो अच्छी तरह से और पढ़ाएँ। फिर दूसरा है C, एनेक्टमेंट ऑफ पॉलिसी एंड स्कीम्स, ताकि वो उसमें भी जो है नीति और योजनाओं को लागू करने में भी सहायक हो सकें। फिर है
डी, ड्यू टू चेंजिंग पेडागोजी, परिवर्तनशील शिक्षण शास्त्र के कारण। ठीक है, तो ये जो है सही है, परिवर्तनशील शिक्षण शास्त्र के कारण भी, क्योंकि बदलता रहता है शिक्षण शास्त्र, तो इस वजह से भी उसमें नए नए चेंजेस आते रहते हैं ना, तो चाहिए, हम चाहते हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, उन्हें नई जानकारी मिले और वो अच्छी तरीके से वो पढ़ाएं। What are the 4 basic questions raised by Ralph Tyler for curriculum planning? है ना, 2 हैं, राल्फ टाइलर जो पाठ्यक्रम से संबंधित है और एक टाइलर भी है जो मैनेजमेंट से संबंधित है, 2 हैं ये। तो इन्होंने जो है पाठ्यक्रम नियोजन के लिए राल्फ टाइलर द्वारा उठाए गए 4 मूलभूत प्रश्न निम्न में से कौन से हैं? कौन से शैक्षणिक लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं? है ना, कोई भी चीज़ होती है तो सबसे पहले लक्ष्य प्राप्त करना, तो कोई भी करिकुलम है हमें निश्चय करना है, तो उद्देश्य तो हम सोचेंगे ना सबसे पहले, तो ये तो सही है। फिर है व्हाट इंस्ट्रक्शन मटेरियल आर नीडेड फॉर अटेनिंग द गोल्स, ये तो टीचर से संबंधित है ना। हाउ द मेथड एंड स्ट्रेटेजी आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड, है ना, विधियों और नीतियों को कैसे संगठित किया जाना है। तो ये कौन सा उत्तर सही है? ए, सी, डी। पाठ्यक्रम नियोजन के लिए राल्फ टाइलर द्वारा उठाए गए 4 मूलभूत प्रश्नों में से कौन से हैं? तो ये हैं, क्योंकि सबके अलग अलग होते हैं, कॉमन नहीं होते हैं सब। कौन तो ऑब्जेक्टिव जैसे कॉमन हो गया, लेकिन सारे कॉमन नहीं होते हैं, हर एक विद्वान के अपने अलग ही होते हैं, है ना, अलग ही मूलभूत प्रश्न होते हैं। तो हाउ विल अटेनमेंट ऑफ गोल्स टू बी इवेल्युएटेड, लक्ष्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन कैसे होगा, है ना। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नेक्स्ट है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन से अधिकतम अनुभव उपलब्ध कराए जाने हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ए, सी, डी है। ए, सी, डी और ई है। ए, सी तो ये हो गया, बस ये बी छोड़ दीजिए, बाकी चारों हैं। हाउ ये जो विधियों और रणनीतियों को कैसे संगठित किया जाना, ये भी है। लक्ष्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन कैसे होगा, ये भी है। ये करते हैं मूल्यांकन, तो देखेंगे मूल्यांकन, भाई लक्ष्य बना दिए लेकिन उनका मूल्यांकन भी सबसे, फिर उसके बाद मूल्यांकन भी तो देखेंगे ना, और फिर स्ट्रेटेजी वगैरह क्या यूज करनी है वो भी देखेंगे उसमें, है ना। तो ये सही आंसर ये है, सेलेक्ट द स्टेप्स यूज इन करिकुलम डिजाइन। इसमें से कौन सा आंसर सही है स्टूडेंट्स? सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, डिटेलिंग द बजट, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स। ये स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन कल करेंगे, है ना। 40 से 50 तक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं PYQ। अब हम आते हैं कि इसमें हमारा मैनेजमेंट के बहुत सारे चल रहे हैं। अभी चेंज मैनेजमेंट भी कराया था मैंने, है ना, उसका बताया था जो प्लेन चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, उसके कुछ आपको नीड्स भी कराई थी, उसका मॉडल कराया था परिवर्तन, है ना, त्रिचरण मॉडल बताया था ना मैंने कल। तो आज हम पढ़ते हैं इसी में चेंज मैनेजमेंट का ही एक और है मॉडल, वो है कौन सा मॉडल है? वो है जस्ट इन टाइम। क्या है वो? जस्ट इन टाइम। जापानी मॉडल है ये, जस्ट इन टाइम, है ना। तो जो है ये क्या है भाई, ये जो जापानी मॉडल है ये चेंज में, इसमें ना चेंज मैनेजमेंट में ही है। जो ये क्या है, ये जो दक्षता अपशिष्ट में कमी और निरंतर सुधार पर केंद्रित है, यह जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन का भी हिस्सा है, जो संसाधनों के भंडारण से बचने के लिए शून्य स्टॉक जैसे उदाहरणों को लागू करता है। ये है जस्ट इन टाइम। और जस्ट इन टाइम में इस कार्य प्रणाली का मुख्य लक्ष्य क्या है कि उत्पादन प्रणाली के साथ साथ जो आपूर्ति करता है, जो आपूर्ति करता है और ग्राहकों से प्रतिक्रिया समय को कम से कम करने के उद्देश्य हैं। इस मॉडल की उत्पत्ति और विकास जापान में मुख्यतः वर्ष 1960-1970 के दशक में विशेष रूप से हुई थी, टोयोटा में हुई थी, इसलिए इसे टोयोटा भी कहा जाता है ना, टोयोटा भी कहा जाता है। जापान में जस्ट इन टाइम मॉडल को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया गया था। इस दौरान पूंजी का अभाव था, बेरोजगारी थी, प्राकृतिक संसाधनों का अभाव था, है ना। तो स्थिति बेहद खराब थी। उन समस्याओं का सामना करने हेतु जापान में लघु स्तरीय फैक्ट्रियों का निर्माण पर बल दिया गया। टोयोटा गाड़ी का भी नाम सुना होगा ना, तो जापानी गाड़ी है ये, टोयोटा है ना गाड़ी है, वो जापानी गाड़ी है। इस प्रकार पूंजी कम स्थान पर एवं कम संसाधनों के माध्यम से
जापान विकास के मार्ग पर अग्रसर हुआ। कम संसाधन हो, कम स्थान हो, कम पूंजी हो। जस्ट इन टाइम का मतलब ये था, ठीक है। और उद्देश्य क्या थे इसके, जो अपशिष्ट बेकार चीज़ों को शीघ्र खत्म करना, है ना। स्थान श्रमिकों की कार्यविधि, विभिन्न प्रकार के उपकरणों एवं निर्माण कार्य हेतु विभिन्न प्रकार के पदार्थों की मात्रा कम करना। ये मैंने बता दिया ना, स्थान की कमी करना, श्रमिकों की कार्यविधि, है ना, उसको जो है वो करना, विभिन्न प्रकार के उपकरणों निर्माण कार्य हेतु विभिन्न प्रकार के पदार्थों की मात्रा कम करना। फिर तीसरा है उत्पादकता को प्रोत्साहित करना, है ना। फिर गुणवत्ता बनाए रखना, इनका जो एक कार्य था उसमें। समय की बचत, जो इनकी विशेषताएं हैं इसकी जस्ट इन टाइम की। कम लागत को प्रोत्साहित करना, समय की बचत करना, कि जिस समय की बचत होगी तो हम ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। कम लागत में अच्छा सामान अगर हम बना रहे हैं तो उसमें भी हमारा फायदा है। लघु स्तरीय उद्यमों को निर्माण में, छोटे छोटे लघु स्तरीय मतलब छोटे छोटे जो है बिजनेस, स्टार्टअप टाइप जो है बिजनेस करना, है ना। और ऐसे व्यवसाय को प्रोत्साहित करना जो दीर्घकाल तक लाभ प्राप्त करने और लागत कम से कम हो एवं उपभोक्ता वर्ग अधिक संतुष्ट हो सके। कम लागत हो, ज़्यादा दिनों तक चलता रहे वह व्यापार, है ना। ऐसा व्यवसाय जो दीर्घकाल तक लाभ प्रदान करे, लागत कम से कम हो और जो उपभोक्ता है उनको भी सेटिस्फाई कर सके। ये था जस्ट इन टाइम। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये जस्ट इन टाइम मैंने जो पढ़ाया है, चेंज मैनेजमेंट का एक मॉडल, ये आपको कैसा लगा, है ना। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने पेरेंट्स को मतलब रेस्पेक्ट कीजिए, अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट कीजिए, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और जो नेट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए पूरे मन से तैयारी कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए, है, रात दिन एक कर दीजिए, आपका जो है नेट क्वालिफाई होगा ही होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय, है ना, इसी जगह पर और इसी समय आपके नए टॉपिक के साथ। और नया टॉपिक जो होगा पोकायो का, ठीक है, जापानी मॉडल है वो भी पोकायो का, ठीक है। तो उसके साथ मिलेंगे।